आज हम लोग कक्षा 11 सामान्य हिंदी जिसका पहला ही पाठ है कबीर की साखी, इसके पहले दोहे की आज हम लोग व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो व्याख्या बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, किसी भी दोहे की या किसी भी पद्यांश की व्याख्या के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वह होती है उस पद्यांश में या दोहे में जितने भी शब्द आए हैं उन सभी शब्दों के सरल अर्थ आपको मालूम होने चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस दोहे में आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। बलिहारी, बलिहारी माने होता है न्योछावर करना, न्योछावर होना, दोनों होता है, ठीक है। या बलिहारी माने होता है समर्पित होना या समर्पण करना। व्याख्या के समय जो हमको अच्छा लगेगा ले लेंगे। गुरु माने होता है गुरु, जो आपको ज्ञान देते हैं वो गुरु। आपणे, आपणे के देखें यहाँ पे दो अर्थ है। एक तो आपणे का अर्थ है अपने, जो कि गुरु के संदर्भ में हुआ, यानी अपने गुरु, ठीक है। और दूसरा आपणे का अर्थ है अपने आप को, यानी कबीरदास जी अपने आप को कह रहे हैं। तो यहाँ पे दो अर्थ हैं और दोनों को हमको लेना है, ठीक है। देवहाड़ी, देवहाड़ी का मतलब होता है एक दिन में। देवहाड़ी माने एक दिन में। कई माने कई बार, आप समझ रहे हैं, वही होगा बार, कई बार। जिन मतलब जिन्होंने या जिसने। मानिस माने मनुष्य। तय माने से, तय माने से। देवता भगवान देवता, आप समझ रहे हैं, ऐसे रहेगा, इसको मत बदलिए। करत मतलब करने में या बनाने में, करने में या बनाने में। न माने नहीं। लागी मतलब लगी या लगाई। बार मतलब देर या समय, ठीक है। तो सभी शब्दों के हम लोगों ने सरल अर्थ देख लिए। अब हम लोग को इसकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्या करें हम लोग इसके पहले थोड़ा सा इसके संदर्भ की बात कर लें और प्रसंग की बात कर लें। तो देखिए, यदि हम संदर्भ की बात करें तो किसी भी पद्यांश की, चाहे वो दोहा हो, चौपाई हो, छंद हो, वो कोई भी हो काव्य, यदि आपको उसका संदर्भ लिखना है तो तीन चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। पहली चीज़ कि वो काव्य किस किताब में है, यानी किताब का नाम आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि हमारी किताब का नाम हिंदी है। दूसरा, आपको पाठ का नाम मालूम होना चाहिए, जैसे कि हमको मालूम है कि हमारे पाठ का नाम साखी है। तीसरी चीज़, रचयिता का नाम मालूम होना चाहिए, जैसा कि हम लोग को पता है कि इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। यदि ये तीन चीज़ें आपको मालूम रहें तो संदर्भ लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। कैसे, आप देख लीजिए। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित साखी शीर्षक से। अब यहाँ पर शीर्षक से के बाद आप चयनित है, उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है, कोई एक शब्द ले सकते हैं, ठीक है। मैं चयनित ले रहा हूँ, शीर्षक से चयनित है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए, अब प्रसंग की बात करते हैं। तो देखिए, मैं बार बार आपसे बताता हूँ कि प्रसंग में होता क्या है कि जो भी काव्य आपके सामने है उसमें जिस चीज़ के बारे में कहा गया है, जो बात बताई गई है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा हम लोग जो है प्रसंग बना लेते हैं। जैसे इसमें यदि देखें तो कबीरदास जी ने क्या किया है, अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की है। जो उन्होंने ज्ञान दिया है उसके प्रति उन्होंने सम्मान दिया है उनको। इसी बात को हमको शब्द दे करके लिख लेना है। कैसे, देख लीजिए। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डाल के लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने अपने सदगुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के बदले में अपनी कृतज्ञता प्रकट की है, और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए, अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और शुरू में आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। सभी पद्यांशों में शुरू में आपको अपनी तरफ से ही जोड़ के लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या आपको अपनी तरफ से लिखना है, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी अपने सदगुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं, अब आ जाइए काव्य पर, मैं अपने गुरु पर अपने आप को एक दिन में कई बार न्योछावर करता हूँ।
जिन्होंने, फिर अपने जोड़िए, मुझ जैसे साधारण मनुष्य को, इतना आपने जोड़ना है, मुझ जैसे साधारण मनुष्य को मनुष्य से देवता बनाने में थोड़ी भी देर नहीं लगाई। ठीक है, आपकी लाइन की व्याख्या तो पूरी हो गई, लेकिन अभी आपको और जोड़ के लिखना है अपने से, तब आपकी व्याख्या पूरी होगी। क्या आपको जोड़ के लिखना है, ध्यान से सुनिए। पूर्ण विराम लगाने के बाद फिर आप आगे अपने से जोड़ के लिखेंगे। कवि के कहने का तात्पर्य है कि सद्गुरु ने अपनी शिक्षा के द्वारा मुझे आत्मबोध का ज्ञान कराया, जिससे आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव हो सका है। अब जाके आपकी व्याख्या पूरी हुई। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम लोग काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। देखिए, काव्य सौंदर्य की यदि बात करें तो काव्य सौंदर्य में दो मुख्य हेडिंग होती है। एक भाव पक्ष होता है, जिसमें हमको ये लिखना होता है कि उस पद्यांश में कवि ने अपनी कौन सी भावना को व्यक्त किया है। ठीक है, और दूसरा जो है रस लिखना होता है। तो इसमें शांत रस है, मैंने लिखना थोड़ा सा भूल गया हूँ। तो इसमें शांत रस है, या यूँ कहा जाए कि साखी के जितने भी दोहे हैं सब में शांत रस है। ठीक है, और दूसरी जो काव्य सौंदर्य की हेडिंग होती है वो कला पक्ष होती है। इसमें हमको भाषा, शैली, छंद, गुण, शब्द शक्ति और अलंकार लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे शांत रस मैंने आपको बता दिया। यदि कला पक्ष की बात करें तो इस दोहे में जो भाषा है वो सधुक्कड़ी है, जिसको हम लोग पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। तो पंचमेल खिचड़ी भी आप लिख सकते हैं। यदि शैली की बात करें तो मुक्तक है। देखिए, मुक्तक शैली वो शैली होती है जिसमें प्रत्येक पद्यांश जो है अपना स्वतंत्र अर्थ रखता है। कहने का मतलब है कि पहला जो दोहा है उसकी व्याख्या का दूसरे दोहे की व्याख्या से कोई मतलब नहीं है, सबका अपना अलग अर्थ है। तो ऐसी जब कविताएं होती है जिसमें प्रत्येक जो पद्यांश अपना स्वतंत्र अर्थ रखता है तो मुक्तक शैली होती है। छंद की बात करें तो दोहा है। दोहा इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि ये जो पद्यांश हम पढ़ रहे हैं उसमें 4 चरण हैं, और पहले और तीसरे चरण में आप गिनेंगे तो 13 मात्राएं मिलेंगी, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं मिलेंगी, इसलिए ये छंद दोहा है, आपको पता है। यदि गुण की बात करें तो प्रसाद गुण है। काव्य में 3 प्रमुख गुण होते हैं, प्रसाद होता है, ओज होता है और माधुर्य होता है। तो इसमें प्रसाद गुण है। यदि शब्द शक्ति की बात करें तो अभिधा है, शब्द शक्तियाँ भी 3 हैं, अभिधा है, व्यंजना है और लक्षणा है। तो इसमें अभिधा है। ठीक है, यदि इस दोहे में अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है और यमक अलंकार है। कैसे है अभी हम लोग देख लेते हैं। यदि भाव साम्य की बात करें तो देखिए, भाव साम्य में हम इसी भावना पर आधारित, जैसे इसमें गुरु की महिमा बताया गया है, इसी तरह से किसी अन्य कवि की आपको कोई लाइन याद हो जिसमें गुरु की महिमा का बखान किया हो तो आप यहाँ पर इसको ढूंढ के लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे है ना, बंदहु पद पद पदुम परागा, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अलंकार देख लेते हैं कि अनुप्रास और यमक कैसे है। तो देखिए, यदि आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे त और त वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे बार बार, ये दोनों एक ही शब्द हैं, 2 बार आए हैं और दोनों का यहाँ पे अलग अलग अर्थ है। यहाँ पे बार का मतलब है दोहराना, कहना कई बार, और यहाँ बार का मतलब होता है समय। ठीक है, तो बार एक ही शब्द 2 बार आया है और दोनों बार अलग अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर जो है यमक अलंकार है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।